Assalamu alaikum and what's up everybody, this is Ishan Janjua and welcome back to another video. This video is coming after a very long while, लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तमाम उन लोगों के लिए जो वर्क परमिट का रुझान रख रहे हैं और उसके लिए वो कर रहे हैं जनरल ट्रेनिंग आइल्स और उसमें अचीव करना चाह रहे हैं B1 लेवल। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने पर्सनली देखा है कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जब पहली बार मुझसे उनकी जो है वो मुलाकात होती है तो दे आर रियली कन्फ्यूज्ड कि आया इसके अंदर है क्या और हमें कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे, कितने बैंड्स लेने पड़ेंगे। पहले तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं बिकॉज़ जो ज़्यादातर मैंने रुझान देखा है लोगों का वो B1 ऐसे लोग कर रहे हैं जो तालीम से थोड़ी अर्सा जो है उनका कटाव हो चुका है एंड दे आर नॉट अप टू स्पीड विद दी एजुकेशन। तो ये उन लोगों के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और तमाम उन लोगों के लिए जो B1 लेवल अचीव करना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हों, बिगिनर्स लेवल पे हों, इंटरमीडिएट लेवल पे हों या एडवांस लेवल के ऊपर हों। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल होगी बिकॉज इसमें कुछ ऐसी गाइडलाइन है जो आपको काफ़ी हद तक जो है वो क्लियरिफाई कर देंगी कि आपको कितने बैंड्स रिक्वायर्ड हैं और उन बैंड्स को अचीव करने के लिए आपको कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए आइल्स की पूरे चारों मॉड्यूल्स के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि पहले हमारा कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाना चाहिए वो एक ये है कि B1 आया है क्या और जनरल ट्रेनिंग आइल्स, ये दोनों आपस में कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि B1 क्या है और जनरल ट्रेनिंग आइल्स क्या है। तो आपको मैं सिंपली ये समझाना चाहूँगा कि जो हमारा जनरल ट्रेनिंग आइल्स है इसके अंदर अगर आपकी इक्विवेलेंसी 4 बैंड्स की है तो आपने B1 लेवल अचीव कर लिया। अब इससे एक चीज़ और कॉन्सेप्ट भी आपको यहीं पे क्लियर करना चाहूँगा कि फॉर अ वर्क परमिट वीज़ा आपके माइंड में एक बात क्लैरिफाई हो जानी चाहिए कि आपको हर मॉड्यूल के अंदर आया वो हमारा रीडिंग का मॉड्यूल है, उसमें भी 4 बैंड स्कोर करने पड़ेंगे हमें। उसके बाद हमें रीडिंग के अंदर भी 4 बैंड स्कोर करने पड़ेंगे। उसके बाद हमें राइटिंग के अंदर भी 4 बैंड चाहिए मिनिमम। उसके बाद हमें जो स्पीकिंग का मॉड्यूल है उसके अंदर भी कितने बैंड चाहिए, 4 बैंड चाहिए। ये सबसे पहले हमारा माइंड क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए दोबारा यहाँ पे एक चीज़ बता दूंगा, इफ़ यू मैनेज टू स्कोर अ 3.5 इन एनी वन ऑफ द मॉड्यूल्स, आप जो है B1 लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे। आपका वर्क परमिट का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। बिकॉज रिक्वायरमेंट मिनिमम क्या है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 4 इन ईच एंड आपका B1 का लेवल जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम सेफ साइड के प्ले करते हैं, हम कहते हैं एज टीचर्स, हम कहते हैं कि आपको मिनिमम 4.5 स्कोर करना ज़रूरी है ओवरऑल विद 4 इन ईच। दिस इज़ द सेफेस्ट बेट यू कैन प्लेस ताकि आप सक्सेसफुली B1 लेवल अचीव कर सको। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, अगर आपने किसी भी मॉड्यूल के अंदर 3.5 स्कोर किया या एक से ज़ायद में 3.5 स्कोर किया लेकिन ओवरऑल 4.5 आप रखते हो तो तब आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे वर्क परमिट वीज़ा के लिए। अगर आपने वर्क परमिट वीज़ा के लिए अपने आप को एलिजिबल करना है तो यू नीड टू स्कोर 4 इन ईच विद एन ओवरऑल ऑफ 4.5 विच इज़ क्वाइट अ डिसेंट स्कोर। तो आपने ये जहन में बात लेके चलनी है कि नॉट लेस देन 4, ये जहन में बात बिठाएं। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने देखे हैं कि दे मैनेज टू गेट अ 4.5 बट उनके 4 इन ईच नहीं आ पाते। ठीक है, तो लेटर ऑन हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस मॉड्यूल के अंदर सबसे ज़्यादा रेशो हाई है कि हम 3.5 स्कोर करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले जो है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहता था क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहीं पे परेशान होते हैं कि आया हमें कितना मिनिमम थ्रेशोल्ड चाहिए। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड भाई मैं आपको बता रहा हूँ, यू नीड टू स्कोर अ 4 इन ईच। किसी एक के अंदर भी 3.5 आपका स्कोर है तो आप एलिजिबल नहीं हो वर्क परमिट वीज़ा के लिए। ठीक हो गया। अब जनरल ट्रेनिंग आइल्स B1 ये लेवल ऑफ बैंड्स के साथ एसोसिएटेड है। अगर आप 4 बैंड स्कोर करते हो तो आपका लेवल B1 है। इसको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा आप लोगों के लिए। अब मैं जो है एक एक करके आप लोगों को मॉड्यूल समझाने की तरफ जाऊंगा। आप अच्छा जी, सबसे पहले सबसे आसान मॉड्यूल की बात करूंगा अगर हम देखते हैं एकेडमिक के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा आसान मॉड्यूल हम एकेडमिक में मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं कि लिसनिंग सबसे आसान मॉड्यूल पाया जाता है क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेरी इजी कंपैरेटिवली टू अदर मॉड्यूल्स ऑफ आइल्स।
लेकिन अभी हम बात करेंगे कि जीटी के लिहाज से क्या है, क्योंकि जीटी में मैंने जो देखा है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली उनका इतना ज़्यादा रुझान इंग्लिश ज़ुबान की तरफ नहीं होता, तो ना ही वो कार्टून्स देखते हैं ना वो मूवीज़ देखते हैं, तो उनको सुनने में बहुत ज़्यादा जो है परेशानी आती है, उन्हें समझ नहीं आता वर्ड्स क्या है। तो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल को अगर मैं देखूं तो कंपैरेटिवली यहाँ पे काम थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे लिसनिंग रीडिंग थोड़े से मुश्किल हैं, बल्कि उसके बरक्स जो है स्पीकिंग और जो है राइटिंग वो काफ़ी आसान हो जाती है जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी जो है वो राइटिंग तो करते आते होते हैं। और जहाँ तक स्पीकिंग का एतबार है तो मैंने अमूमन देखा है कि बाय द एंड ऑफ 2 मंथ्स स्टूडेंट्स के पास इतना ज़रूर हो जाता है कि वो एक डिसेंट जो है इंग्लिश वोकेबलरी के साथ अपना आइल्स का स्पीकिंग का टेस्ट दे सकते हैं। तो ये मेरा ज़ाती तौर पे मानना है कि जनरल ट्रेनिंग आइल्स के अंदर जो टफ़ मॉड्यूल्स होते हैं उन लोगों के लिए जिनकी एजुकेशन के अंदर ज़्यादा गैप पाया जाता है, उनके लिए लिसनिंग और रीडिंग थोड़ी सी हार्ड हो जाती है कंपैरेटिवली स्पीकिंग और राइटिंग के। अब बात मैं कर लेता हूँ सबसे पहले लिसनिंग की। देखिए, लिसनिंग जो है एक ऐसा मॉड्यूल है जो शुरू में मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको तंग करेगा, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट, बहुत ही मज़ेदार किस्म का टॉपिक है ये। और अगर आप इसके साथ कुछ वक्त स्पेंड करें, इसको इनफ प्रैक्टिस आप गुजारें, तो ये सबसे आसान मॉड्यूल्स में मैं शुमार करता हूँ इसको। इसके अंदर आपने एक चीज़ अपनी जहन में बिठा लेनी है कि आपको मार्क्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं चलाना चाहूँ कि आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाए कि यार मेरे इतने मार्क्स आए तो मैं अपना जो है 4 बैंड स्कोर कर लूँगा, तो पहले सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि सारी बात ये है कि हमने एक थ्रेशोल्ड हासिल करना है। हमें ये गर्ज नहीं है कि जी हायर बैंड्स हैं, लोअर बैंड्स मुझे चाहिए, मुझे एक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो बैंड चाहिए जिससे मेरा वर्क परमिट स्मूथली हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे आपने बात समझनी है कि इसके अंदर टोटल क्वेश्चंस होते हैं 40, सॉरी कितने क्वेश्चंस होते हैं 40। अब इन 40 में से अगर आपने 4 बैंड स्कोर करने हैं तो 4 बैंड्स होते हैं भाई 10 मार्क्स से लेके 12 मार्क्स तक। अगर आप 10 से 12 के दरमियान, यानी कि 10 मार्क हैं, 11 मार्क हैं, 12 मार्क हैं, आपके 4 बैंड आइल्स में स्कोर हो जाते हैं। आपका बैंड स्कोर आता है 4 बैंड का मिनिमम। लेकिन मेरी तरफ से आपको एडवाइस यही है कि ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो बहुत इजी है, वक्त स्पेंड करने के बाद ये बहुत आसान हो जाता है। तो आप इसके अंदर मिनिमम थ्रेशोल्ड जो अपने माइंड में लेके चलेंगे वो 5 बैंड्स का लेके चलेंगे, कि आपको इसमें 5 बैंड स्कोर करना मैं कहूँगा कि लाजमी है। अगर आप इसमें 5 बैंड स्कोर करते हो तो जो 4.5 की एक डिसेंट एवरेज है वो आपको हेल्प आउट हो जाएगा वहाँ पे, तो 5 बैंड्स आ जाएंगे। इसके लिए कितने आपको स्कोर करने चाहिए, तो इसमें आपको स्कोर करने चाहिए 15 मार्क्स, 15 और अबव, ठीक है। अगर आप 15 और 15 या 15 अबव स्कोर करते हो तो आपका 5 बैंड आ जाता है यहाँ पे। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इनफ प्रैक्टिस के साथ आप 15 से ले 15 मार्क लें और वो 5 बैंड्स के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, तो आपकी ओवरऑल एवरेज 4.5 की आती है वहाँ पे। तो ये अगर मैं बात करूं लिसनिंग के अंदर इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग, आपको कितना स्कोर चाहिए मिनिमम 10, और अच्छा स्कोर क्या है 15 का, कि आप ओवरऑल 5 बैंड स्कोर कर लो। हायर करोगे तो वो ऑब्वियसली इट्स मोर देन, मैं कहूँगा आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक मैं कहूँगा कि एक एवरेज आउट मैं करूँ कि जिसके अंदर एक आपका बहुत अच्छा चांस बनेगा कि आप 4.5 ओवरऑल स्कोर कर पाओगे, वो आपका है कि आप इसमें 5 बैंड स्कोर करें। क्योंकि ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड है आप लोगों के लिए, जहाँ मैं बता रहा हूँ कि हर मॉड्यूल के अंदर क्या क्या मौजूद है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो लिसनिंग को यहाँ पे मैं लेके अब सबसे पहले चल रहा हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि उसके अंदर मिनिमम आपने मार्क्स कितने स्कोर करने हैं, उसमें टोटल कितने मार्क्स होते हैं, और अब मैं इसकी टाइम ड्यूरेशन की तरफ आऊँगा। टाइम ड्यूरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट्स काफ़ी पूछते हैं कि यार ये टेस्ट कितना लॉन्ग होता है, तो भाई आपको मैं बता देता हूँ कि जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 40 मिनट्स का, 40 मिनट का टेस्ट है। 40 मिनट के अंदर आपका टेस्ट होता है। अब इसके अंदर आगे समझिए, जो मैंने ज़्यादातर अमूमन ऑडियो रिकॉर्डिंग की लेंथ देखी है वो वेरी करती है। फॉर एग्जांपल मैंने ये देखा है कि इसके अंदर मोस्टली 27 मिनट्स के एवरेज से हम चलते हैं कि 27 मिनट से मोस्टली मैंने देखा 27 मिनट की ऑडियो होती है, इससे ऊपर भी जाती है, लेकिन राउंड अबाउट जो टाइम ड्यूरेशन होता है ऑडियो का वो 27 मिनट के करीब होता है। और उसके बाद आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है जिसे हम ट्रांसफ़र टाइम कहते हैं।
ये ट्रांसफ़र टाइम क्या है? ट्रांसफ़र टाइम ये होता है कि लिसनिंग का जब एग्ज़ाम आप दे रहे होते हैं, आपके पास एक बुकलेट होता है, आप बुकलेट के ऊपर सॉल्व करते हो, क्योंकि आप एक ऑडियो सुन रहे हो और साथ में लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल मेक मिस्टेक्स इन योर स्पेलिंग्स, यू विल राइट, आपकी नीट नहीं होगी राइटिंग, तो वो उनको भी पता है। सो दैट इज़ वाई वो आपको आंसर शीट पर ट्रांसफ़र करने के लिए 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। तो आपने माइंड में क्या रखना है कि ऑडियो टाइम प्लस 10 मिनट्स ऑफ ट्रांसफ़र टाइम होता है। तो आपने माइंड में ये रखना है कि जितना ऑडियो चलेगा उसके बाद आपको 10 मिनट्स ऑफ ट्रांसफ़र टाइम मिलता है, जिसमें आप आंसर जो है आंसर शीट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हो। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। टोटल जो है 40 मिनट्स का होता है, लेकिन आपने माइंड में रखना है कि ऑडियो के बाद, ऑडियो ख़त्म होने के बाद आपके पास 10 मिनट होंगे। अगर 27 मिनट की थी तो 37 मिनट मिलेंगे, अगर आपकी 28 मिनट की थी तो 38 मिनट मिलेंगे, अगर 29 मिनट हैं तो 39 मिनट मिलेंगे, अगर 30 मिनट की थी तो 40 मिनट मिलेंगे। ये ज़्यादातर जो मैंने देखी ऑडियो 30 मिनट से ऊपर की तो होती नहीं है, लेकिन 27 से 30 के दरमियान वैरी करती रहती है। तो वहाँ से आप जहन बना लीजिए कि 27 के बाद 10 मिनट लगे तो 37 मिनट हो गए, 37 मिनट्स, और अगर 28 मिनट्स हैं तो 10 उसमें ऐड कीजिए, 38 मिनट्स आपके हो गए। तो यानी कि ऑडियो टाइम प्लस ट्रांसफ़र टाइम ऑफ 10 मिनट्स होता है आपके पास। तो ये चीज़ है जो आपने और याद रखनी है अपने माइंड के अंदर। अब हम सेक्शन बाय सेक्शन लिसनिंग को एक्सप्लोर करेंगे। अगर यहाँ पे मैं लिसनिंग की बात करूँ तो लिसनिंग के सेक्शंस होते हैं 4। लिसनिंग के अंदर सेक्शंस कितने होते हैं? 4। सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 1 के अंदर 10 मार्क की ब्लैंक्स मोस्टली आती हैं। 10 मार्क्स की ब्लैंक्स आती हैं मोस्टली, मैं कह रहा हूँ। कई बार मैंने देखा है कि, और सब लोग जानते हैं कि आइल्स के अंदर ऑब्वियसली टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर क्या होती हैं, इन फर्स्ट 10 की ब्लैंक्स ही आती हैं आपकी। ये फर्स्ट 10 ब्लैंक्स ही होती हैं आपकी। और इसके अलावा सम टाइम अगर इस 10 मार्क्स को उन्होंने थोड़ा सा वेरी करवाना हो तो यहाँ पे MCQs भी कई बार इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं। ठीक है, MCQs और ब्लैंक्स का एक कॉम्बिनेशन आ जाता है पहले 10 मार्क्स के अंदर। लेकिन मोस्टली मैंने आपको बता रहा हूँ ना, फर्स्ट 10 के अंदर हमेशा हमेशा आपकी फॉर्म फिलिंग वाली ब्लैंक्स आ जाती हैं। और ये सेक्शन 1 के अंदर लाइक यू कैन से 97% ऑफ द टाइम आपकी हमेशा फॉर्म फिलिंग वाली ब्लैंक्स आती हैं। फॉर्म फिलिंग बेसिकली दो लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और एक ऐसी सेटिंग होती है जहाँ पे एक शख्स दूसरे शख्स से इंफॉर्मेशन मांग रहा होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो वो दे रहा होता है वो आपकी मोस्टली ब्लैंक्स की सूरत में क्वेश्चंस होते हैं जो आपने सॉल्व करने होते हैं। और ये सबसे आसान पार्ट होता है। पहले सेक्शन के अंदर 10 मार्क के इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ दिस इज़ द ईजीएस्ट वन। अगर आप इसकी इनफ प्रैक्टिस करते हो तो आप इसके अंदर 7 to 8 मार्क्स ऑन एन एवरेज बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। सो अपनी सबसे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस आपने यहाँ पे रखनी है पहले 10 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके 10 में से 8 मार्क्स 7 मार्क आ जाते हैं, सो दिस इज़ अ डेफिनेट इंडिकेटर कि आप अपने 4 बैंड्स सिक्योर कर चुके हो। अब आपको टेंशन के लेने की कोई बात नहीं है, आपके यहाँ से बैंड सिक्योर हो चुके हैं। आपका आइल्स का लिसनिंग का मॉड्यूल 4 बैंड इंशाल्लाह स्कोर कर जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी 10 सवाल हैं, और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी की तरफ आऊँगा, लेकिन पहले मैं ज़रा सेक्शन 2 लिख लूँ कि सेक्शन 2 हमारे पास आ जाता है, और सेक्शन 2 के अंदर जो है 10 सवाल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन टाइप्स कौन सी होती हैं? यहाँ पे मैंने ज़्यादातर देखी हैं कि MCQs हैं, और MCQs की भी आगे जो है फर्दर 2 टाइप्स में डिवीजन हो जाती है। एक है हमारे MCQs सिंगल, और एक हमारे पास आ जाती है मल्टीपल। MCQs मल्टीपल क्या होते हैं, MCQs सिंगल क्या होते हैं? सिंपली जो हमारे पास MCQs आते हैं जहाँ पे हमारे पास A से लेके D तक ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक सेलेक्ट करना होता है, हम उसे क्या कहते हैं, ये है MCQs सिंगल टाइप। और फिर हमारे पास MCQs मल्टीपल टाइप आ जाता है जहाँ पे हमने मल्टीपल आंसर्स चूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल के वो कहेंगे कि देयर आर 2 क्वालिटीज़ दैट द एम्प्लॉयर इज़ लुकिंग इन द एम्प्लॉई,
यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो 2 खूबियाँ चाहता है अपने एम्प्लॉय के अंदर, तो वो काफ़ी सारी को डिस्कस करेगा और उनमें से फिर शॉर्ट लिस्ट करेगा 2 जो एम्प्लॉयर चाहता है कि उसके एम्प्लॉय के अंदर हों। तो वो फिर 2 जो क्वालिटीज़ आप मार्क करोगे वो MCQs मल्टीपल टाइप के अंदर हम उसे कह देते हैं कि आपने क्योंकि 2 मार्क किए हैं तो वो MCQs मल्टीपल टाइप के अंदर फॉल कर जाता है। तो हमारे पास MCQs की 2 टाइप्स हैं जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ आ जाती हैं। कई बार आपके जो MCQs सिंगल हैं वो 6 मार्क के आ गए और 4 मार्क के MCQs मल्टीपल टाइप आ गए, तो ये कॉम्बिनेशन होके 10 मार्क पूरे हो जाते हैं। फिर हमारे पास इसी सेक्शन के अंदर द फेमस मैप आ जाता है। तो जब मैप आए तो ये भी मोस्टली 6 मार्क का आता है, मोस्टली 6 नंबर का होता है, कई बार 4 नंबर का भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादा मैंने देखा है कि 6 मार्क का आपका एग्ज़ाम के अंदर होता है और फिर 4 मार्क के MCQs आ जाते हैं या मल्टीपल टाइप के आ जाते हैं। तो ये आपका सेक्शन 2 होता है। अब ऑब्वियसली इसकी डिफ़िकल्टी सेक्शन 1 से ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन GT के स्टूडेंट्स को बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि उनके एजुकेशनल गैप क्योंकि ज़्यादा होता है, तो उन्हें एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि आपका सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि वो जो ज़ोर लग सकता है वो पहले 20 में लग सकता है। जो पहले 20 मार्क का पेपर आपका आएगा, सेक्शन 1 का 10 मार्क का और सेक्शन 2 का जो 10 मार्क का पेपर आएगा, वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा जोर लग पाएगा। वहीं से आपके जो है वो बैंड जो है सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि बात हमें यहाँ पे एक तस्लीम करनी पड़ेगी कि विद दैट मच ऑफ अ बिग गैप ऑफ एजुकेशन आप सेक्शन 3 के अंदर और सेक्शन 4 के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ये मेरा मानना है और शायद गलत भी हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से आपको बता रहा हूँ कि मुश्किल हो जाता है यहाँ पे सर्वाइव करना, क्योंकि वोकैबुलरी जो है वो पैराफ्रेजिंग बेसिकली आ जाती है। सेक्शन 3 के MCQs हैं वो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो वो काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए समझना, क्योंकि वो बेसिकली ऐसे जुमले होते हैं जहाँ पे वो चेंज कर रहे हैं, जो लिखा हुआ सामने है वो बोलने वाले कंटेंट के साथ मैच नहीं हो रहा जो वो सुन रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो मुश्किल होता है पार्ट। तो आपने जो फोकस रखना है वो पहले 20 मार्क के ऊपर रखना है कि आपके किसी ना किसी तरीके से 20 मार्क यहाँ से सिक्योर हो जाए। 20 मार्क्स में से जो है ना आपके पासिंग यहाँ से सिक्योर हो जाए। तो एक चीज़ ये होगी। अब मैं सेक्शन जो है 3 की तरफ आऊँगा। सेक्शन 3 की बात करूं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि वहाँ पे कौन से क्वेश्चंस मोस्टली हैं, वहाँ पे भी MCQs हैं और MCQs भी वही सिंगल और मल्टीपल दोनों आ सकते हैं आपके, सिंगल वाले भी और मल्टीपल वाले भी दोनों कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। और एक यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि एक मेरे से स्किप हो गया था, सेक्शन 2 के अंदर भी उसकी प्रोबेबिलिटी होती है आने की, वो भी जहन में रखिएगा। वो होता है कि मैचिंग, इंफॉर्मेशन मैचिंग, ठीक है, मैचिंग का क्वेश्चन होता है, वो आता है, ठीक है। वो एक बॉक्स होता है, उसमें आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं और नीचे आपके पास सेट ऑफ लिस्ट होती है, तो आपने वो आपस में जो है वो लिंक करने होते हैं और मैच करने होते हैं, तो उसे हम मैचिंग कहते हैं। ये सेक्शन 1 के अंदर भी 2 के अंदर भी आ सकती है और सेक्शन 3 के अंदर भी आ सकती है, और इसकी डिफ़िकल्टी ऑब्वियसली सेक्शन 2 से ज़्यादा है, ये हाई हो जाती है यहाँ पे। और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं MCQs के साथ, इवन एकेडमिक स्टूडेंट्स भी कई बार कंप्लेन करते हैं कि हमें MCQs के साथ हमारी इतनी बनती नहीं, हमें मुश्किल आती है। तो एक टफ सेक्शन आप कह सकते हैं लिस्टिंग के अंदर है। और अब बारी आ जाती है हमारे लास्ट सेक्शन की, और वो है 4th वन, जिसके अंदर अगेन हमारे 10 मार्क के क्वेश्चंस हैं। और ये जो 10 मार्क के क्वेश्चंस हैं बेसिकली ये एक आप कह सकते हैं लेक्चर बेस ही होती है, ठीक है। एक लेक्चर दे रहा होता है एक कोई शख्स किसी टॉपिक के बारे में, वहाँ से आपकी ना 10 बनती हैं ब्लैंक्स। और ये भी सेक्शन 1 की तरह मैंने जैसे पहले बताया था कि 97% ऑफ टाइम यही आता है, 10 मार्क की आपकी आखिर में ब्लैंक्स होती है। MCQs भी आ सकते हैं, लेकिन 97% ऑफ द टाइम आपकी ये ब्लैंक्स ही आती हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में आ जाती हैं, सिनोनिम्स काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं, स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं उसके साथ और मुश्किल हो जाता है। तो जो बात बार बार एम्फेसिस में दे रहा हूँ, जिस बात में मैं ज़ोर आप लोगों के साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है कि यार आप लोग पहले 20 मार्क्स पे फोकस करो, ठीक है, इस पे भी करो, लेकिन 20 मार्क्स पे जोर रखो। अगर आपके 20 मार्क्स सिक्योर्ड हैं, 20 के अंदर आपकी लाइक एवरेज 15, 16, 17
या लेट्स सपोज 13-14 की भी है तो यू हैव स्कोर्ड योर 4 बैंड्स इन आइल्स लिसनिंग, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन प्रोवाइड हो जाएगी और आप मेरे ख्याल से सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर बेहतर परफॉर्म कर पाओगे कि आपका प्रेशर नहीं आपके माइंड के ऊपर, यार मेरे पीछे जो फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन के अंदर मार्क नहीं है, मैंने मार्क स्कोर करने हैं। तो यहाँ पे आप बड़ा खुल के खेल पाओगे, बड़ा अच्छा तरीके से इसे सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपके सामने आ जाती है और ये सब वन ऑफ द टफेस्ट वन है, फोर्थ सेक्शन है ऑब्वियसली, तो सबसे मुश्किल सेक्शन यही होता है आपका। अब ये सेक्शन आप सॉल्व करते हो, ये हमारे पास आइल्स की जो है वो लिसनिंग की मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं। अब कुछ क्वेश्चन टाइप्स ऐसी भी हैं जो एग्ज़ाम के अंदर अब इतनी फ्रीक्वेंटली आती हुई मैंने नहीं देखी। उनमें डायग्राम लेबलिंग आ जाती है लिसनिंग में। मैंने कुछ मेरी नज़रों से गुजरे हैं टेस्ट, वहाँ पे डायग्राम्स होती हैं, आपने डायग्राम्स को लेबल करना होता है, लेकिन अब के टेस्ट में हम नहीं देख रहे कि ऐसे कोई क्वेश्चंस आ रहे हों। स्टूडेंट्स नहीं आके बताते कि डायग्राम आई है, हमने उसको लेबल किया, नहीं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ब्लैंक्स, MCQs, मैचिंग, मैप, यही आपके बेसिक क्वेश्चन टाइप्स हैं जो आ रहे हैं थोड़े से वेरी करके। इनके मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यही कुछ रहे हैं आपके क्वेश्चंस। तो ये था आपका लिसनिंग का मॉड्यूल जो आपने सिक्योर करने हैं 4 बैंड जिसके अंदर। तो उसका कुछ प्रोसीजर जो है रंग ढंग मैंने आपको सिखा दिया कि ये कुछ उसके अंदर होता है। एक चीज़ और भी आप लोगों के साथ कर दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सवाल भी करते हैं कि आंसर शीट पे आंसर जो है वो कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। तो मोस्ट प्रेफर्ड वे है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी बताया जाता है, वो ये होता है कि आप आंसर्स कैपिटल लेटर्स में ही प्लेस करो। फॉर एग्जांपल अगर आपका आंसर स्विम है, सो आप क्या करोगे, आप इस तरह से उसे लिखोगे, आप उसको ब्लॉक लेटर प्लेस करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने बॉक्स के अंदर SWIM स्विम, तो ये आपने स्विम लिख देना है इस तरह से ब्लॉक लेटर्स के अंदर। तो इस तरह से आप फिल करेंगे अपनी आंसर शीट। ये बेहतर है, बहुत अच्छी अप्रोच है। इसमें जो है मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड वे, आपने ध्यान में लेके चलना है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं द टफेस्ट मॉड्यूल इन आइल्स। जैसे GT के अंदर मैं कहूँगा कि सबसे टफ है, एकेडमिक के अंदर भी इसे टफ पाया जाता है, लेकिन GT के अंदर मैंने देखा है कि ये काफ़ी सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर जा भी चुके हैं, तो उन्हें इस बात का पता होगा कि वो सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा फेलियर राइट नाउ फेस कर रहा है। क्योंकि रीडिंग में सिक्योर करना 4 बैंड बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इसका थ्रेशहोल्ड इट्स अ लिटिल बिट हायर देन द अदर वंस, दूसरों से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है लिसनिंग के एतबार में अगर हम देखें तो अभी हम रीडिंग को देखते हैं कि रीडिंग में क्या क्या है। रीडिंग जनाब द फुफी ऑफ आइल्स, फुफू है आइल्स के अंदर, बड़ा मुश्किल मॉड्यूल है। इसको प्लीज़ करना, इसके अंदर सिक्योर करना मार्क्स बड़ा मुश्किल है। तो मैं इसे बेसिकली कहता हूँ कि आइल्स की फुफू है, इसको स्कोर करना, इसको प्लीज़ करना बड़ा मुश्किल है। जो कुछ मर्ज़ी कर लो, तंग ज़रूर होते हो आप इसके अंदर। तो बात करते हैं कि रीडिंग मॉड्यूल अब कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है। देखो, रीडिंग मॉड्यूल की बात करूँ तो टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से ये मॉड्यूल 60 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है, 60 मिनट्स। ये एक 60 मिनट का आपका टेस्ट है। अब इस 60 मिनट के टेस्ट के अंदर आपसे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो उनकी तादाद होती है 40। जिस तरह आपके लिसनिंग के थे, इसके भी 40 ही हैं, लेकिन अब टाइम ड्यूरेशन आपके पास 60 मिनट का है। इसमें ट्रांसफ़र टाइम नहीं होता है। यहाँ पे क्लियरली आप ध्यान में रख लीजिएगा कि लिसनिंग के अंदर आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपने साथ साथ आंसर्स ट्रांसफ़र करने हैं सेक्शन बाय सेक्शन। ये मेरी प्रेफरेंस है। मैं हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यही कहता हूँ कि भाई आपने 60 मिनट्स के अंदर जो सेक्शंस आपके सॉल्व हो जाते हैं, आपने उसको आंसर शीट पे उतारते जाना है, ट्रांसफ़र करते जाना है। ये बेस्ट वे है। अदरवाइज़ आप एंड पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो नर्वस होते हो, तो आपसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। तो बेहतर ये है कि जो आपके सेक्शन सॉल्व होते जाएँ, आप इसे आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करते जाओ। अब ये 40 मार्क का आपका पेपर है। बैंड्स के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आपके 4 बैंड्स आते हैं अगर आप 15 या 15 से ज़्यादा मार्क लेते हो, ठीक है। 15 मार्क पे आपके 4 बैंड सिक्योर हो जाते हैं। अगर आप 14 मार्क्स लेते हो तो इन अदर वर्ड्स, जो बिल्कुल सादा अल्फाज में कहूँगा, आप फेल कर जाओगे इसको। आपने 14 मार्क्स लिए, आपके 3.5 आए। अगर आपने 15 लिए, आपके 4 बैंड्स आए, आप फेल हो जाओगे भाई। अगर आपने 14 मार्क लिए, आपने अगर 15 मार्क लिए तो आप पास।
ये मिनिमम है, यानी कि मिनिमम 15 मार्क आपने स्कोर करने ही करने हैं इन ऑर्डर टू क्लियर द रीडिंग मॉड्यूल। अब क्योंकि आपको जब आप काफ़ी ज़्यादा आगे फर्दर आइल्स के अंदर पढ़ेंगे उसे, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे ना बैंड जो है वो मार्क की रेंज के ऊपर आते हैं। फॉर एग्जांपल 15 मार्क से लेके तो आई थिंक 18 मार्क तक, ठीक है, ये आपका मैंने देखा है 4 बैंड है। तो अगर आपने 15 मार्क लिए, 16 लिए, 17 लिए या 18 लिए, तो आपके मार्क 4 बैंड के करीब आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने जहन में लेके चलना है कि मिनिमम कितना स्कोर करना है, मिनिमम आपने 15 स्कोर करना ही करना है, ठीक है। तो ये आप माइंड में बिठा लीजिए। अब बात आती है कि सेक्शंस की और टाइप ऑफ क्वेश्चंस की जर्नल ट्रेनिंग आइल्स के अंदर, ठीक है। स्ट्रिक्टली सही कह रहा हूँ यहाँ पे कि जर्नल ट्रेनिंग आइल्स के लिहाज से मैं पर सेक्शन बताने जा रहा हूँ कि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस क्या है और मोस्टली कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 1 आ जाता है। अब जो सेक्शन 1 होता है वो डिवाइड करता है 2 पैसेजेस के अंदर, पैसेज 1 एंड पैसेज 2। 2 स्मॉल पैसेजेस होते हैं यहाँ पे, 2 में डिवाइड कर दिया जाता है इस हिस्से को। और आपके फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेक्शन के अंदर से आपके पास एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत मशहूर है, वो हम कहते हैं ये है ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। फिर हमारे पास एक दूसरी टाइप आ जाती है जो है मैचिंग, उर्फ आम में इंफॉर्मेशन मैचिंग, ठीक है। और होता यह है कि आपके पास फॉर एग्जांपल A to G पैराग्राफ्स होते हैं, तो उन पैराग्राफ्स के अगेंस्ट जो है क्वेश्चंस बने हुए होते हैं और आपने पैराग्राफ्स को मैच करना होता है स्टेटमेंट्स के साथ कि किस स्टेटमेंट को कहाँ किस पैराग्राफ से लिया गया है। तो वो इन्फॉर्मेशन मैचिंग होती है। और ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन एज द नेम सजेस्ट कि आया आपकी जो स्टेटमेंट है वो दुरुस्त है, गलत है, या वो उसका जिक्र ही नहीं किया गया, वो इर्रेलेवेंट है, कहीं उसका जिक्र नहीं। अच्छा, तो भाई उस वक्त लाइट चली गई थी, तो बात जो आखिरी कर रहा था वो था कि इस सेक्शन के अंदर टोटल हमारे मार्क्स कितने आते हैं। तो यार मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके मार्क्स हैं 14। यहाँ पे 14 नंबर के आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे बनते हैं, 14 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से अगर मैं बात करूँ 14 क्वेश्चंस की, तो डिफरेंट हो सकती है। पार्ट 1 के अंदर 7 आ सकते हैं, सेकंड पार्ट के अंदर 7 आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसको थोड़ी सी तरतीब चेंज कर लें तो हमारे पास 8/6 आ सकते हैं, ठीक है। तो 14 मार्क्स इन टोटल उन्होंने आपके इस एग्ज़ाम के अंदर कंप्लीट करने होते हैं, यानी कि सेक्शन 1 के अंदर 14 मार्क्स का होता है। जो बात में पहले कह रहा था कि ये थोड़ा सा उल्टा है, एकेडमिक के फर्स्ट सेक्शन के अंदर 13 होते हैं और सेकंड सेक्शन के अंदर 13 होते हैं और लास्ट में 14 होते हैं। यहाँ पे ज़रा उल्टा है, यहाँ पे 14 फर्स्ट में है, 13 सेकंड में और 13 ही फिर जो है आपके थर्ड के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मामला उल्ट है। 14 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे दोबारा जैसे मैंने आपको लिसनिंग में कहा था कि आपकी पासिंग जो है वो पहले 20 मार्क्स में से डिटरमिन हो जाती है कि आप आया पास होंगे या नहीं होंगे, आपके 4 बैंड्स आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि 14 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि इन 14 के अंदर ही मैंने देखा है कि वन द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट जो होता है आपके रीडिंग के अंदर वो ये सेक्शन होता है। इसके अलावा मैंने कोई इतना ज़्यादा आसान सेक्शन नहीं देखा। तो आपने 14 मार्क्स के अंदर से बेहतर स्कोर करना है, यह आप माइंड में रखिएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आपने माइंड में ये रखनी है कि सेकंड सेक्शन के अंदर क्या कुछ हमारे पास मौजूद होता है। तो सेकंड सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 2 में हमारे पास इसी तरह पैसेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन है, पैसेज 1 है, पैसेज 2 है। और वही मेरा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि 97% ऑफ द टाइम वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो दोनों ब्लैंक्स हैं, ठीक है। दोनों साइड पे ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ब्लैंक्स आपने माइंड में लेके चलनी है, ठीक है। दोनों सेक्शंस में आपकी ब्लैंक्स होती हैं। तो अब बात आई कि ये जो ब्लैंक्स हैं ये कितने मार्क्स की होती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सेक्शन 2 जो होता है हमारा वो 13 मार्क्स का होता है इन टोटल। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को अगर मैं देखूँ तो मोस्टली होता है सम टाइम के 7 मार्क की सेक्शन 1 यानी कि पैसेज 1 से आ जाती हैं आपकी सेकंड सेक्शन के, और 6 यानी कि 6 मार्क्स की आपके सेकंड पैसेज से हो जाती है। सम टाइम फर्स्ट 6 का, दूसरा 7 मार्क का हो जाता है। लेकिन कुल मिला के जो टोटल आपके मार्क्स आएंगे वो कितने हैं, 13 मार्क आपके टोटल बनेंगे। और इस सेक्शन के अंदर जो मैंने पहले भी बात है हर बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैंक्स एज क्वेश्चंस बहुत हाई है। तो आप इसको ज़रूर जो है नोट कीजिएगा अपने पास।
अब बारी आ जाती है हमारे सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 जो है उसमें एक स्लाइड सा चेंज है। सेक्शन 3 के अंदर अगर हम बात करें तो पैसेजेस वहाँ पे सिर्फ एक है, वहाँ पे पैसेज ज़्यादा नहीं है, पैसेज सिर्फ एक है। और अब उसके अंदर जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली उनकी तादाद 3 के करीब है, ठीक है। और कई बार 2 भी हो जाते हैं, लेकिन 3 जो आते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस यहाँ पे कर देता हूँ। तो पहली टाइप जो हमारे पास यहाँ पे आती है वो हो जाती है हमारे MCQs, और ये मोस्टली सिंगल ही होते हैं। और फिर हमारे पास टाइप 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ हेडिंग, जो पुराने आइल्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होती है यहाँ पे। और उसके बाद हमारा तीसरा जो क्वेश्चन आ जाता है वो होते हैं ब्लैंक्स, और यहाँ पे ब्लैंक्स के साथ समटाइम्स ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, और इन सम केसेस थोड़ा सा चेंज होके अगर मैं बात करूँ कि लिस्ट ऑफ हेडिंग अगर यहाँ पे रिप्लेस सम टाइम अगर होगी तो वो ये हो जाता है कि वो वहाँ पे आपकी जो है इंफॉर्मेशन मैचिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये वो टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके यहाँ पे आते हैं। और तीसरे सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस टोटल आते हैं वो आपके 13 के करीब होते हैं, 13 के करीब ये क्वेश्चंस हैं। 13 ही एक है, 13 और आपके पास 14, तो ये टोटल बन जाते हैं 40 क्वेश्चंस। और आखिरी 13 जो हैं वो एक एक्सटेंसिव पैसेज से आते हैं। ये जो आपका थर्ड सेक्शन का पैराग्राफ होगा ये काफ़ी एक्सटेंसिव होता है, बड़ा होता है और डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ से स्कोर जो है फेच करना इन टर्म्स ऑफ GT थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में लेके चलना है कि जो बात मैंने आपको पहले समझाई कि आपके फर्स्ट 14 बहुत असेंशियल है, वहाँ से जितना अच्छा स्कोर करके आप आगे चलेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर आपकी जो है वो मार्किंग होने के चांसेस होंगे, मार्क्स गेन करने के चांसेस होंगे। अब क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था लिसनिंग का, अभी रीडिंग मुकम्मल हो चुकी है, मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है। तो आई थिंक इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस वीडियो को, ठीक है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाऊँगा और उस वीडियो के अंदर जो डिस्कस की जाएंगी चीज़ें वो होंगी आपकी स्पीकिंग और आपकी राइटिंग, उन दोनों को डिस्कस करूँगा GT के लिहाज से। सो दोबारा से कहूँगा कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड आई विल आंसर दैट। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।